सोशियोलॉजी में और मैं लगभग 8 साल से वीगन हूँ। तो उसमें जो बुद्ध थे उनकी एक जो फ़िलॉसफ़ी है नॉन वायलेंस की वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी। तो फिर भी मैं चमड़े के जूते पहनता था और चिड़ियाघर भी जाता था। बट मुझे लगता था कि ये तो नेचुरल सा पार्ट है जो अगर कोई मुस्लिम होता है बहुत ही कट्टर टाइप का अगर होता है खासकर और बहुत ही रिलीजियसली कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से आता है तो उसका वीगन होना लगभग नामुमकिन सा हो। मुझे नहीं लगता कि कुरान में इसका कोई खास रूल है। कुरान में हाँ ये जरूर लिखा है कि कई सारे जानवर हैं। तो ये एक भ्रम फैलाया जाता है, भ्रम फैलाते हैं कि वीगन बहुत महंगा होता है, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है। नमस्कार साथियों, समाज का सच में आप सभी का स्वागत है। वीगनिज्म आज पूरी दुनिया में तेजी से फैलता हुआ एक आंदोलन है, लेकिन जब बात धर्म, परंपराओं और खान पान की आती है तो कई सवाल भी उठते हैं। भारत में अक्सर एक धारणा सुनने को मिलती है कि कोई मुस्लिम वीगन नहीं हो सकता है और कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि मुस्लिम बहुत क्रूर होते हैं, इसलिए वे कभी वीगन नहीं हो सकते हैं। लेकिन क्या ये धारणा सच है या ये सिर्फ एक पूर्वाग्रह है, स्टीरियोटाइप है? या किसी इंसान की करुणा, संवेदनशीलता और नैतिक सोच का फैसला केवल उसके धर्म से किया जा सकता है? इन्हीं सवालों पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे खास मेहमान से जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं और उन्होंने वीगन जीवन शैली को अपनाया है। वे वीगन हैं। हम जानेंगे उन्होंने वीगन बनने का फैसला क्यों लिया, क्या इस फैसले के बाद उन्हें अपने समाज या परिवार से विरोध झेलना पड़ा, क्या इस्लाम और वीगनिज्म के बीच कोई समानता है, ये टकराव है, और सबसे जरूरी क्या इंसानियत और जानवरों के प्रति करुणा किसी एक धर्म की जागीर है या ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज है? तो स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान का। साजिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। तो अपना एक मेरा इंट्रो दे नाम दीजिए। हाँ, मेरा नाम साजिद है और मैंने अभी हाल ही में एमए कंप्लीट किया सोशियोलॉजी में और मुझे पीएचडी भी करना है आगे सोशियोलॉजी में और मैं लगभग 8 साल से वीगन हूँ और पशु अधिकारों के लिए और एनिमल राइट्स के लिए, एनिमल लिबरेशन के लिए आवाज उठा रहा हूँ और लोगों को जागरूक भी करता हूँ। हम्म, तो बहुत से लोगों को वीगन का सही अर्थ नहीं मालूम होता है, वे वेजिटेरियन को ही वीगन समझ लेते हैं। आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि वीगन का सही अर्थ क्या है, वीगन किसे कहते हैं? तो जैसा हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि लोग होते हैं कि या तो फिर मांस, अंडा, मछली ये सब खाते हैं जिनको हम नॉन वेजिटेरियन कहते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कि वेजिटेरियन होते हैं बट वो फिर भी मिल्क प्रोडक्ट्स का कंजप्शन करते हैं जैसे कि घी हो गया, बटर हो गया। कुछ लोग तो अंडे भी खा लेते हैं जिसको वो शाकाहारी बोल लेते हैं। बट वीगन जो शब्द है ये एक्चुअली में लंदन में ओरिजिनेट हुआ था 1940s में और इसका वेजिटेरियनिज्म से कोई लेना देना नहीं है, ना इसका नॉन वेजिटेरियन से कोई लेना देना है, क्योंकि वेजिटेरियनिज्म सिर्फ अपने आप को एक डाइट से रेस्ट्रिक्ट करके रखता है कि आपको ये चीजें खानी है। आप वो ये बात नहीं करता है कि जानवर की क्रूरता हो रही है या एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है या फिर इसके फिलोसफिकल बिलीव्स क्या हैं या इसके फिलोसफिकल फाउंडेशंस क्या हैं। वेगिनिज्म ये कहता है कि जो जानवर हैं वो भी इंसानों की तरह ही आजाद होने चाहिए, वो उनको भी आजादी से जीने का हक है और साथ ही साथ जो वेगनिज्म है वो अपने आप को डाइट तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, वो आपके पूरे लाइफस्टाइल को ही चेंज करता है। जैसे कि आप क्या खाते हैं जो डाइट का पार्ट हो गया, आप क्या पहनते हैं जैसे कि कपड़े हो गए और आप कैसा एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हैं जैसे कि आप कई सारे लोग जू जाते हैं ना, चिड़ियाघर में जाते हैं और नेशनल पार्क में जाते हैं। तो नेशनल पार्क तो ठीक है फिर भी क्योंकि वहाँ पे जानवर जो है अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, किसी भी तरह की बंदिश में नहीं रहते हैं। बट जूस में क्या होता है कि वहाँ पे जानवरों को कैद करके रखा जाता है उनकी मर्जी के अगेंस्ट, उनको एक सामान, एक वस्तु की तरह देखा जाता है और उनका यूज करके पैसे कमाए जाते हैं। तो वीगनिज्म इनकी इसके भी अगेंस्ट है और हम लोग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं, ठीक है, साइंटिफिक एडवांसमेंट के लिए। तो वीगनिज्म उसके अल्टरनेटिव खोजने का भी एक तरह से प्रयास कर रहा है। तो वीगनिज्म कह सकते हैं कि पूरा एक सोच ही है और ये सोच जो कि पूरे लाइफ के एक हर एक एस्पेक्ट को कवर करता है। तो इसलिए जो वेजिटेरियनिज्म है वो सिर्फ अपने आपको डाइट पर रेस्ट्रिक्ट करता है, जबकि वीगनिज्म है वो लाइफ के हर एक पहलू को छूता है। यही एक मेजर डिफरेंस है वीगनिज्म और वेजिटेरियनिज्म के बीच में। सही, वीगनिज्म खान पान तक सीमित नहीं है, ये पूरी जीवन शैली का नाम है, लाइफ स्टाइल है। तो आपकी वीगन बनने की जर्नी क्या थी? आप वीगन क्यों बने?
एक्चुअली में मैं ऐसे लगातार कई सारे फेजेस से गुजरा हूँ लाइफ में, और मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं एकाएक वही वीगन बन गया। पहले मैं थोड़ा बहुत मीट कंज्यूम करता था बचपन में। उसके बाद फिर जब मुझे थोड़ा सा अवेयरनेस आया कि जो मीट होता है उसकी वजह से जानवर को मारा जाता है, क्रूरता से मारा जाता है, तो फिर मैंने धीरे धीरे मीट का जो कंजप्शन है वो कम कर दिया। और फिर जब मैं स्कूल टाइम में था तो हिस्ट्री के चैप्टर में रिलीजन के बारे में था। बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, सिखिज्म हो गया, इस्लाम हो गया। तो उसमें बुद्धिज्म को जब चैप्टर मैंने पढ़ा, वो जो सेक्शन था उसमें, तो उसमें जो बुद्ध थे उनकी एक जो फिलॉसफी है नॉन वायलेंस की, वो मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगी। मतलब उन्होंने कहा कि हमें भी किसी भी तरह के पशु पदार्थों का कोई कंजप्शन नहीं करना चाहिए, उन जानवरों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हालांकि उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में या एग के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा था, एक छोटा सा लाइन लिखा था, बट वो जो लाइन थी वो मुझे हिट कर गई। तो फिर मैंने धीरे धीरे जो मीट का कंजप्शन है वो कम कर दिया, और एक समय बाद बंद ही कर दिया था मैंने। तो मैं फिर कई सालों तक लगातार वेजिटेरियनिज्म को फॉलो करता रहा, एवन दो फिर भी मैं चमड़े के जूते पहनता था और चिड़ियाघर भी जाता था। बट मुझे लगता था कि ये तो नेचुरल सा पार्ट है और इसके बारे में हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, बट हाँ अगर खाने की बात करेंगे तो वहां पर हम जरूर इसको कम कर सकते हैं या इसको अपने लाइफ से हटा सकते हैं। तो मैं कई सालों तक वेजिटेरियन रहा था। बट फिर 2018 में स्कूल टाइम में ही मेरे एक टीचर हैं अभिषेक दुबे, तो वो स्कूल में आए थे मेरे। तो उन्होंने जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट था वीगनिज्म का वो सबके सामने पेश किया था कि जो पशु पदार्थ होते हैं, खासकर जो डेयरी होता है, और डेयरी में जो काउज होती हैं, जो बफेलोज होती हैं, उसकी वजह से इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मीथेन का जो मीथेन एमिशन होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है, और जो मीथेन हमें मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा पोटेंट गैस होती है, जो कि हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। और मैं हमेशा से ही इको कॉन्शियस रहा हूँ, मतलब कि नेचर के प्रति मेरा लगाव रहा है कि हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम किया जाए। तो आप सबसे पहले बुद्धिज्म से प्रेरित हुए, फिर आप जी। एनवायरनमेंट को लेकर। तो आप जैसा कि मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, तो आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कभी विरोध का सामना करना पड़ा कि तुम ये मांस नहीं खा रहे हो, दूध नहीं ले रहे हो, तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ क्या? हाँ, ये एक जनरल परसेप्शन तो बना कि जो अगर कोई मुस्लिम होता है बहुत ही कट्टर टाइप का अगर होता है खासकर, और बहुत ही रिलीजियसली कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से आता है, तो उसका विजन होना लगभग नामुमकिन सा होता है। बट मेरे एक्सपीरियंस में तो ये बात सच नहीं है, क्योंकि जो मेरी नानी है वो भी एक तरह से प्लांट बेस्ड डाइट ही फॉलो करती है हमेशा से, जब से मैं बचपन से देखता हूँ उनको। तो वो ना ही दूध का सेवन करती हैं, ना ही मांस खाती, ना अंडा खाती। हाँ, वो बना देती हैं दूसरों के लिए, क्योंकि एक तरह से उनको जिस तरह से माहौल में उनको बड़ा किया गया है, जैसे शादी हुई, तो उनको मजबूरन करना पड़ता है। बट वो खुद से इसको एक तरह से नहीं मानती हैं कि ऐसा कुछ करना चाहिए, या उनको पसंद नहीं हुआ कि ऐसा कुछ खाना चाहिए। तो मुझे ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं लगी थी जब वेगनिज्म के बारे में मुझे पता चला, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है कि जो कभी सुना ना गया हो, जो कभी कहा ना गया हो, जो कभी फॉलो ना किया गया हो। क्योंकि मैं बचपन से देखता था, मासी को भी देखता था मैं, नानी को भी देखता था। तो ऐसा कुछ मेरे एक्सपीरियंस में तो नहीं रहा है। बट हाँ, मैं ये समझ सकता हूँ कि कई सारे लोग जो कि बहुत ही ज्यादा कट्टर धार्मिक बैकग्राउंड से आते हैं, वहाँ पर लाइफ के हर एस्पेक्ट में एनिमल एक्सप्लॉयटेशन इन्वॉल्व रहता है। जैसे कि बकरीद का होता है फेस्टिवल, ठीक है, तो उसमें जानवरों को काटा जाता है और सेक्रीफाइस किया जाता है गॉड के नाम पर। तो ये एक अलग एस्पेक्ट है, बट यूजुअली अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा कुछ बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं फेस करना पड़ा था। तो वीगनिज्म और इस्लाम के एक दूसरे के अपोजिट हैं या कुछ समानताएं हैं कि इस्लाम भी बात करता है कि जानवरों के प्रति दया दिखानी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, ये बिल्कुल अपोजिट है। आपको क्या लगता है? आपने कुरान पढ़ी होगी, क्या उसमें कहीं ऐसा लिखा है कि जानवरों को खाना चाहिए, बकरीद मनाना चाहिए, बकरीद काट कर, ऐसा कुछ लिखा है क्या? अब हमें मालूम है कि जो धार्मिक किताबें होती हैं वो सिर्फ धर्म की किताबें नहीं होती हैं, उसमें जो कल्चर होता है, जिस माहौल में वो डेवलप हुई रहती हैं, इस माहौल में वो लिखी गई होती हैं, उसका भी एक अच्छा खासा योगदान रहता है कि धार्मिक किताबें क्या कहना चाह रही हैं, या किस माहौल में, किस माहौल के अकॉर्डिंग उनकी कही गई बातें प्रासंगिक हैं। तो कुरान जो है एक्चुअली में अरब में लिखी गई थी, हाँ, सऊदी अरब में, और वहाँ का जो
एनवायरनमेंट था वो हम जानते हैं कि रेगिस्तान वाला था। वहाँ पे जो ट्राइब्स रहते थे, जो कबीले रहते थे, ठीक है? तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाने मौजूद नहीं हुआ था उस समय। तो लोग वहाँ पे भगवान के नाम पे सैक्रिफाइस भी किया करते थे। उनका जो खून रहता था वो भी चढ़ाया करते थे कि जो भगवान है, जो अल्लाह है उनके, ठीक है? तो वो उनकी बातों को सुन लें और उनकी मनोकामना को पूरी कर, उनकी ख्वाहिशों को पूरी कर दें। जब इस्लाम का उदय हुआ तो फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने फिर प्रॉफिट मोहम्मद का एक रेवोल्यूशन हुआ, ऐसा मुस्लिमों का मानना है। और फिर उन्होंने कुरान के शब्द बोले, ठीक? और उसमें जो कई सारी बातें भी हैं जो कि हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत जानवर को अ, ये कहना ठीक होगा कि जानवरों का जो स्टेटस है इस्लाम में, खासकर कुरान में, वो अच्छा भी है और बुरा भी है, जैसा कि बाकी सारे स्क्रिप्चर के साथ भी होता है। ये हाँ, उस पर डिपेंड करता है कि आप उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। जैसे कुरान में कई जगह लिखा गया है कि जो इंसान है, इंसान को अल्लाह ने बनाया है और उसको पूरी दुनिया का स्वामी बनाया है, यानी कि पूरी दुनिया का उसके उसके हाथ में कंट्रोल दिया हुआ है। बट इसको हम दो तरह से देख सकते हैं। एक होता है या तो हम लिटरल ले लें उसको और हम अपनी मनमानी करने लगे, अपनी मनमानी सब पर थोपने लगे। एक हो सकता है कि हम इसको थोड़ा सा काइंडनेस के जरिए, है ना, क्योंकि हम मानते हैं कि गॉड जो है अगर है तो मर्सीफुल होगा, काइंड काइंड होगा, बेनोवलेंट होगा। तो अगर हम इस बिलीफ के अकॉर्डिंग हम इसको इंटरप्रेट करते हैं तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर कोई गॉड एक्चुअली में चाहता कि जानवरों का कंजस्टन हो, जानवरों को खाया जाए, जानवरों को पीड़ा दी जाए, जानवरों को टॉर्चर किया जाए, तो जानवरों को ये एबिलिटी ही नहीं देता कि जानवर जो है वो अपना दर्द महसूस कर सके या जानवर भागने की कोशिश करे जब उनको काटते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जानवरों को ऐसा बनाया गॉड ने कि उनको हम मारे ही मारे, और अगर नहीं मारेंगे तो ये एक तरह से होगा कि ब्लास्फेमी होगा और भगवान के विरुद्ध जाना होगा। बट मुझे नहीं लगता कि कुरान में इसका कोई खास रूल है। कुरान में हाँ ये जरूर लिखा है कि कई सारे जानवर हैं जो कि फॉरबिडन है और कई सारे जानवर जो है परमिटेड हैं। बट ये एक जनरल रूल है और ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसा इंटरप्रेट करते हैं। अब जरूरी ये नहीं है कि अगर लिख दिया कि जानवरों को खाना चाहिए, मतलब जानवर को खाया जा सकता है तो खाना ही चाहिए, ठीक? और क्योंकि जो कुरान है उसका एक एनवायरनमेंट अलग था, वो रेगिस्तान में था। आज हम लोग ऐसे जगह पे रहते हैं जो टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया कनेक्टेड है। हमें जिस तरह का खाना चाहिए हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, अपने पास के स्टोर में रह सकते हैं। नदियों के किनारे जो इंसान की सभ्यता वो बसी है हजारों सालों से, तो हमारे पास कोई ये तर्क नहीं होगा रिलीजन का सहारा लेकर कि हम जानवरों को एक्सप्लॉइट करना करते रहेंगे। खुद से सोचना चाहिए हमें कि आज का दौर क्या है और पहले क्या था, तो आज के हिसाब जी। से जीना चाहिए। तो बकरीद का फेस्टिवल क्या आप मनाते हैं, मतलब कैसे मनाना चाहिए, आपको क्या लगता है? बकरीद के फेस्टिवल्स, तो वैसे अगर देखा जाए तो इसकी जो कहानी है वो ये है कि अब्राहम, प्रॉफेट अब्राहम जो थे, जो कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं। तो उनकी कहानी है कि गॉड का गॉड को उन्होंने सपने में देखा और उन्हें कहा कि जो तुमको सबसे प्यारी चीज है उसको कुर्बान कर दो। तो उनको तो उनका सबसे बेटा जो था वही प्यारा था, तो उसको कुर्बान करने जा रहे थे। और फिर गॉड ने देखा कि ऐसा होगा तो फिर अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि अगर सेक्रीफाइस कर देते अपने बेटे को तो इंसान भी अपने बेटे को सेक्रीफाइस कर देता और इंसान का जो कह सकते हैं जो वंशज है, इंसान की जो सभ्यता है वो फिर कंटिन्यू नहीं हो पाती, क्योंकि अगर कोई अपने आने वाले वंशजों को ही मार देगा तो इंसानी सभ्यता कंटिन्यू कैसे रहेगी। तो वहां पर गॉड ने एक सिंबल के रूप में एक जानवर को पेश कर दिया वहां पर, एक जानवर को जिसको रैम भी कहते हैं इंग्लिश में या दुम्बा कहते हैं, और फिर उस जानवर को सेक्रीफाइस कर दिया गया। बट आज के जो समय है हमें उसको लिटरल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गॉड ने बोला था कि आप अपनी ऐसी चीज को कुर्बान करो जो आपके अजीज हो, जो आपको प्यारी हो, ठीक है? आज के समय में क्या होता है कि लोग रहते हैं, वो जाते हैं बाजार से बकरा खरीद के लाते हैं, हो सकता है वो एक दो दिन बड़ा करे उसको खिलाए पिलाएं, तो हो सकता है एक साल भी उसको रखें और फिर उसको ले जाकर मार देते हैं। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुखदाई, इससे ज्यादा बेट्रियल की कहानी और कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि आप किसी अजीज को, आप जिसको प्यार करते हो, आप उसको खरीद कैसे सकते हो? आप इंसान को नहीं खरीद सकते हो, आप गुलामी के अगेंस्ट रहते हो, आप गुलामी का विरोध करते हो कि एक इंसान दूसरे इंसान को गुलाम नहीं बना सकता।
तो आप जानवरों को कैसे गुलाम बना सकते हो, उसको कैसे खरीद सकते हैं, उसको उस पे एक प्राइस का टैग कैसे लगा सकते हैं और फिर उसको गॉड का नाम लेकर सेक्रीफाइस कर दिया जाए। कुरान में भी ये चीजें लिखी गई हैं कि गॉड तक जो है सिर्फ लोगों की दुआएं पहुंचती है और जानवरों को गोश्त, जानवरों का खून नहीं पहुंचता है। तो हम इस बात को गहराई से सोचना चाहिए कि एक्चुअली में हम जो कर रहे हैं वो एक्चुअली में गॉड का ही कमांड है या हम अपनी इच्छाओं को गॉड का नाम लेकर पूरा कर रहे हैं। सही, हमें समझना चाहिए कि जानवर भी हमारी तरह दर्द महसूस कर सकते हैं, करते हैं, उनको भी पीड़ा होती है, तो उनको भी अधिकार है जीने का। और लोगों की सबसे बड़ी गलतफ़हमी क्या है वीगनिज़्म को लेकर? आपको क्या आप बात करते हो अपने दोस्तों से, किसी से भी, तो आप क्या सुनने को मिलता है आपको? गलतफ़हमियाँ क्या फैली हुई हैं उनके बीच? अब देखा जाए तो मैं 8 सालों से वीगनिज्म के बारे में बात करता रहता हूँ, दोस्तों में भी और स्ट्रेंजर से भी। मैं दिल्ली में रहता तो वहाँ पर भी मैंने बात किया कई सारे लोगों से, हज़ारों लोगों से बात किया तो मैं स्ट्रीट ऑफ एक्टिविज़्म हम लोग करते हैं। तो वो ये रहता है कि भई जो वीगन लोग होते हैं, प्रोटीन डिफिशिएंट होते हैं या फिर ऐसा होता है कि वो तो बाबा टाइप के होते हैं, वो साधु टाइप के होते हैं, वो पूरी दुनिया का ही त्याग कर दिए हैं। मुझे भी कई बार करते सुनने को मिला था कि अरे तुम तो साधु संत हो गए हो, तुम तो मुसलमान पंडित हो और क्योंकि तुमने ये सब खाना छोड़ दिया है। बट ये बहुत ही कह सकते हैं हास्यास्पद और कह सकते हैं बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि वीगन लोग ऐसा हो सकते हैं। जैसे कि बाकी सारे लोग होते हैं वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, वैसे भी वीगन जो है अच्छे बुरे हो सकते हैं। और वीगनिज्म को लेकर जो एक बहुत बड़ा मिथ है कि इस पे आप अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं या आपको उस पे सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकते, ये बहुत ही बड़ा मिथ है। क्योंकि आप कुछ भी खाते हैं तो आप सिर्फ ऐसा नहीं रहता है कि सिर्फ एक इंग्रेडिएंट खाते हैं। जैसे अगर आप आलू खा रहे हैं तो आलू में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, कुछ मात्रा में प्रोटीन होता है, कुछ मात्रा में फाइबर होता है। उसी तरह जब आप दाल चावल खाते हैं तो दाल में सिर्फ प्रोटीन नहीं होता या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, फाइबर भी होता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए फाइबर की भी जरूरत होती है। तो हर एक फूड में, हर एक फूड आइटम में कुछ ना कुछ मात्रा में थोड़ी बहुत चीजें मौजूद रहती ही रहती हैं। हाँ, अगर आप जैसे प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं या फिर ऐसा कुछ खाने जो बहुत ही एक्सोटिक हो, जो कि जैसे एवोकाडो हो गया या नट्स हो गए, सीड्स हो गए, वो उनको हम मेनली फैट सोर्स मानते हैं। तो अगर हम ऐसी चीजें खाते हैं, अगर हम एक ही चीज खाएंगे तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। बट हाँ, अगर हम जितना ज्यादा अपने फूड को डाइवर्सिफाई करेंगे, जितना हम अलग अलग तरह की चीजें खा पाएंगे, हरे पेड़ पौधे, हरे साग सब्जियां जो रहेंगी, नट सीड्स रहेंगे, अनाज रहेगा। अब तो कई सारे ऐसे ऑप्शन आ गए जो पहले नहीं होते थे, जैसे कीनवा हो गया, बकव्हीट हो गया जिसको कुट्टू कहते हैं, और नट्स एंड सीड्स तो हैं ही, और भी जैसे प्रोटीन पाउडर हो गया, फिर प्रोटीन आइसोलेट हो गया। तो हम हमारे पास कई सारे ऑप्शन है आज के समय में जो कि वीगन होना हमारे लिए काफी इजी कर देते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि जो वीगन लोग होते हैं वो उनको अच्छा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है और उनको अच्छा खा नहीं पाएंगे और वो प्रोटीन डिफिशिएंट या माइल न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हैं, अगर आप एक ही तरह का मीट खाएंगे और अनाज नहीं खाएंगे, सब्जी नहीं खाएंगे, फल नहीं खाएंगे, तो आपको भी किसी न किसी तरह की डिफिशियंसी हो ही जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलराइज्ड मिथ है कि वीगन जो लोग होते हैं वो मैलनरिश्ड होते हैं या और उनके कुछ खाने ये की बहुत कमी कहा होती है। जाता है कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विटामिन B12 जो रहता है वो बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है। अगर आप जानवर भी खाते हैं, जानवर को मांस भी खाते हैं या दूध भी पीते हैं, तो क्या होता है, जानवर जैसे अगर गाय का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो गाय क्या होती है, गाय घास खाती है और घास में यानी मिट्टी में बैक्टीरिया रहते हैं जो B12 बनाते हैं। वो फिर उसके पेट में जाता है, फिर पेट में डाइजेस्ट होता है वो, फिर हम गाय के दूध से या गाय के मांस से या फिर किसी और जानवर के मांस से हम खाते हैं और फिर हम उसको B12 अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। तो बजाय उसके कि आप इतना ज्यादा प्रोसेस फॉलो करें जिसमें एक तो एनिमल एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है, जानवरों के साथ गलत हो रहा है, जानवरों के साथ क्रूरता हो रही है, ऊपर से एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप खून को साफ करेंगे, मांस को साफ करेंगे, मांस को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो कार्बन इमिशन होता है, वाटर पॉल्यूट होता है, नदियां गंदी होती हैं, गंदगी फैलती है। तो आपको इतना ज्यादा करने की क्या जरूरत है? आप तो सप्लीमेंट होता है, B12 सप्लीमेंट्स होते हैं, आप वो खा सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा वायबल भी है और बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि इको फ्रेंडली भी है। तो इतना ज्यादा लंबा प्रोसेस करने की जगह आप डायरेक्ट B12 सप्लीमेंट ले सकते हैं।
और B12 के इंजेक्शन भी आजकल दिए जाते हैं जानवरों को, क्योंकि वो फैक्ट्री में रहते हैं, वो फैक्ट्री फार्मिंग होती है जो, तो आजकल बाहर कहाँ वो चारा खाते हैं, वो इंजेक्शन ही दिया जाता है ना। तो ऐसे तो हम सप्लीमेंट ले सकते हैं। और डिफिशियंसी का है तो उनको जो मीट खाते हैं और दूध वगैरह लेते हैं, उनको भी डिफिशियंसी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। कि अगर दूध और मांस नहीं खाएँगे तो उससे कुछ नुकसान होगा, B12 कमी हो जाएगी। होने को तो किसी को भी हो सकता है, अगर सही से पोषक तत्व ना लिए, सही से खाना-पीना ना किया, किसी को भी हो सकता है। ऐसा नहीं है सिर्फ़ वीगन को ही होता है। बिल्कुल, जैसे और मेरे एक जो पेरेंट्स हैं, भी है। हाँ, हाँ, जैसे मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मांस खाते थे, दूध भी पीते थे। और फिर जब उनका लैब टेस्ट हुआ तो देखा गया कि उनको विटामिन डी की डिफिशियंसी, विटामिन B12 की डिफिशियंसी है। तो फिर मैंने ऑर्डर किया कि आप ये B12 और विटामिन डी खाओ, ताकि आपको जो ज़रूरत है वो पूरा हो पाए। तो अगर आप डाइवर्सिफ़ाई नहीं करोगे अपने डाइट को, या अलग सप्लीमेंट नहीं करोगे, क्योंकि पहले के समय में अलग होता था, आज का समय जो है अलग है। बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस है, बहुत ज़्यादा एक तरह से हम लोग नेचर को इतना एक्सप्लॉइट कर दिया है कि जो B12 रहता है वो हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। हमारे बॉडी में बनता है B12, बट वो इस फॉर्म में नहीं रहता है कि वो डाइजेस्ट करता है, इसलिए हमको सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और एक ये भी, जब भी अब कोई वीगन कहता है कि जानवरों को नहीं खाना चाहिए, एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहिए उनका, तो बहुत से लोग कुतर्क करते हैं कि पेड़-पौधों में भी तो जान होती है। तुम फल सब्ज़ी भी मत खाओ, अनाज भी मत खाओ। और ये भी कहते हैं कि तुम मच्छर और कीड़े-मकोड़े नहीं मारती हो क्या? नहीं मारते क्या? कीड़े-मकोड़े तो दब के मर जाते होंगे, तो वीगन कैसे हुए? तो इस पर क्या कहेंगे आप? अब मच्छर वाली बात तो ऐसी हो गई ना कि सर्वाइवल की बात हो जाती है। जैसे वैसे तो कई सारे इंसिडेंट ऐसे दुनिया भर में हुए जहाँ पे इंसान को मार करके खा गया है। ठीक है, अंटार्कटिका में हो गया या आर्टिक ओशन में, आर्कटिक सर्कल में हो गया। कई सारे ऐसे मिलिट्री टूल्स भेजे गए कई सारे देशों द्वारा, जो वहाँ पे जाके फंस गए हैं। उनके पास जब कुछ नहीं बचता तो वो एक इंसान दूसरे इंसान को मार करके खा जाता है। बट आप एक्सट्रीम केसेस का एग्जांपल यूज करके आप डेली लाइफ में ऐसा तो नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं ना, कि अगर उसने इंसान को मार के खा लिया तो आप भी इंसान को मार करके खाएंगे, इंसान का मांस खाएंगे। तो हम उसी तरह का लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, वे आर्गुमेंट यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मॉस्किटो को मारना है ना, बस जो मच्छर होते हैं उनको मारना इतना गलत है जितना कि हम बाकी सारे जानवरों को। और ऊपर से हम मॉस्किटो को ऐसा नहीं है कि हम उनको जबरदस्ती मार रहे हैं। जब हम उन्हें काटते हैं हाँ, हमें मालूम है कि वो कई सारे सेल्फ बीमारियां डिफेंस होती में है। मारते हैं, ऐसे नहीं मारते। हाँ, डेंगू चिकनगुनिया हो गए है ना, कई सारे बीमारी होती है, वो कैरियर होते हैं। तो अगर हम उनको मार रहे हैं तो अपने सर्वाइवल के लिए ही मार रहे हैं। अगर हम जानबूझ के मारते हैं तो गलत होगा, बट अगर वो हमें हाँ, काट रहे हैं और बीमारियां फैला रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में मारना हाँ। उनको इतना गलत नहीं होगा। वीगनिज्म आत्मरक्षा के खिलाफ नहीं है, मतलब कि जानबूझ के नहीं मारना है कि हम अपने स्वाद के लिए या मनोरंजन के लिए किसी को मारे कर पाए, वो गलत है। आत्मरक्षा करना बिल्कुल। हमारा हक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर हम मच्छर को बिल्कुल। मारते हैं, कीड़े मकोड़ों को भगाते हैं, मारते हैं, तो ये वो नहीं हुआ कि हम वीगन नहीं रहे। वीगनिज्म यही है कि आत्मरक्षा करो, लेकिन जानबूझकर किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। और जो बिल्कुल। कहते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, उनको भी दर्द होता है, उनको भी मत खाओ। तो इस पर ये है ना कि पेड़-पौधों में जान होती है, पर उनको दर्द नहीं होता है, उनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता है। लोग ये नहीं समझते हैं, बट उनको जानवरों से मतलब कंपेयर करते हैं, समान समझते हैं कि जानवरों के समान पेड़-पौधे हैं। तो आप इसका जवाब कैसे देते हैं कि पेड़-पौधों में जान होती है? इस तर्क का जवाब कैसे देते हैं? वैसे बायोलॉजी आपको सबने पढ़ा होगा, मतलब हम सबने पढ़ा है, हाई स्कूल तक तो बायोलॉजी सबके स्कूल में रहती है। उसमें रहता है कि प्लांट्स के सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता है। जैसे हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन जो रहता है उसमें कई सारे नर्व्स हमारे बॉडी तक कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट रहता है ब्रेन के अकॉर्डिंग ही होता है। ब्रेन चाहता है कि हाथ हटा दो वहां से क्योंकि तुम्हारा हाथ जल जाएगा, इसलिए हटा देते हैं वहां पर। बट प्लांट्स के केस में ये नहीं रहता है। प्लांट्स के केस में कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता है, कोई ब्रेन नहीं होता है, कोई उसको सिग्नल नहीं देता है। वो केमिकल रिस्पॉन्स होता है। जैसे आपने देखा होगा कि छुई हुई प्लांट होता है, आप जब उसको छूते हैं तो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। तो वो एक टर्गर प्रेशर की वजह से होता है। टर्गर प्रेशर एक एक कॉन्सेप्ट है, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो टर्गर प्रेशर की वजह से उसके जो लीव्स रहती हैं वहाँ पे जो वाटर वेपर रहता है वहाँ पे उसका कम होता है, और उसकी वजह से सिकुड़ जाता है। बट आप ये नहीं कर सकते कि अरे प्लांट्स ने सोचा होगा कि ये इंसान मुझे छू रहा है तो चलो अपनी पत्तियां सिकोड़ लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता है। और अगर मैं आपकी बात मान भी लूँ कि हाँ, अगर हमने कभी ऐसा खोज लिया कि किसी प्लांट में कोई ऐसा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है नहीं,
तो भी मैं कहूँगा कि वीगन बनना बहुत ज़्यादा एक तरह से अच्छा है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि पौधों में जान होती है, तो आप पहले पौधों को जानवरों को खिला रहे हैं, फिर जानवरों को मार रहे हैं, फिर आप उसको खा रहे हैं। तो अब इससे अच्छा कि डायरेक्ट पौधों को खा लीजिए ना, तो वहाँ पे आप फिर भी कम जानवर को मार रहे हैं, फिर भी हम कम लिविंग बीइंग्स को हार्म कम करेंगे। मिल सकता है। सही सही। और वीगन बनने के बाद से आपकी सेहत में कोई बदलाव आया है? कोई कमजोरी तो नहीं आई है, या फिर आपकी सेहत पहले से ज्यादा बेटर हुई है? इसका सवाल बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक होगा और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वैसे जब मैं वीगन बना था, तो क्योंकि मैं मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूम करता था, तो मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया था हाई स्कूल में ही, इंटर में ही। और जब मैं वीगन बना तो मेरा वेट भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, क्योंकि अचानक से मैंने सब कुछ खाना छोड़ दिया। तो जो भी नए लोग वीगन बनते हैं, मैं उनको एडवाइस करूँगा कि आप पहले अच्छे से रिसर्च कर लें कि आप जो खाते हैं, आप उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, किस ऑप्शन से। और एकाएक आपको खाना बंद नहीं करना चाहिए। आप उसके अल्टरनेटिव ढूँढिए। आप ये देखिए कि उसके जहाँ पे हम और क्या खा सकते हैं, अपने डाइट को और ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाई करिए। मेरी जो हेल्थ है वो लगभग अच्छी रही है। मतलब मैंने 2024 में ब्लड टेस्ट कराया, 2025 में कराया, फिर अभी 26 में कराया मैंने। तो मेरा जो विटामिन बी 12 है नॉर्मल रहा है हमेशा से। विटामिन डी मेरा थोड़ा बहुत नीचे ऊपर रहता है, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। और ये तो विटामिन डी की डिफिशियंसी तो कह सकते हैं कि हर एक, सबको होती है। कई सारे लोगों में, हाँ, मिलियंस ऑफ लोगों में डॉक्टर इंडिया कहते हैं में। सबको होती है आजकल। हाँ, आजकल सबको होती है हाँ, विटामिन डी की तो। हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया कि हम घर से बाहर नहीं निकलते, वर्क फ्रॉम होम हो गया हाँ। या फिर बहुत ज़्यादा धूप हो गया, तो हम इसलिए विटामिन डी मिल नहीं पाता है, प्रोसेस नहीं हो पाता बॉडी में। वरना उसके अलावा तो बाकी सब बहुत बढ़िया चल रहा है मेरा। और जैसे ही कोई वीगन कभी बीमार होता है, कोई प्रॉब्लम होती है उसको, तो तुरंत कहने लगते हैं लोग कि वीगन होने की वजह से तुम बीमार हुए हो। जबकि ये नहीं देखते हैं कि पूरे हॉस्पिटल भरे हुए हैं नॉन वीगन से। तो हम्म, ये बहुत गलतफ़हमी है लोगों को, ये समझाने की ज़रूरत है कि बीमार तो सब कोई भी हो सकता है बीमार। एनवायरनमेंट कैसा है, जहाँ वो रहते हैं, इससे भी फ़र्क पड़ता है, और खान-पान कैसा है। वीगन होने की वजह से कोई बीमार नहीं होता है। जबकि हेल्थ कई सर्वेस हैं, मैंने पढ़ा है, स्टडी है, तो उनसे मैंने देखा है कि वीगन होने की वजह से ज़्यादा उनकी हेल्थ बेटर हुई है। जी। तो और ये भी कहा जाता है कि वीगन डाइट महँगी होती है, और आम लोग होते हैं जो गरीब होंगे, वो इसे अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे? हम्म। क्या वीगन डाइट सच में महँगी है? या कोई अलग से कोई डाइट है क्या ये? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वीगन जो डाइट है या प्लांट बेस्ड डाइट जो है वो एलिट्स के लिए है या फिर अमीर लोगों के लिए है, क्योंकि मैं अगर जिस तरह से खाता था जब मैं वीगन नहीं था और अभी मैं जब वीगन हूँ, तो बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का डिफरेंस नहीं है। बट ये मैंने इंक्लूड किया है कि अपने डाइट में प्रोटीन रिच सोर्सेस मैंने इंक्लूड कर लिए हैं, जैसे सोया चंक्स हो गया, सोयाबीन हो गया, नट्स एंड सीड्स हो गए कुछ मात्रा में, प्रोटीन पाउडर हो गया और सोय प्रोटीन आइसोलेट हो गए। तो कुछ जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि अगर नॉन वीगन रहेंगे तो भी हमारी डाइट से पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा इंडिया का खान पान ही ऐसा है कि वो कार्बोहाइड्रेट और फैट से भरा रहता है। तो अगर हम उन कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का जो कॉस्ट रहता है उसको हम हटा देंगे और वो जो पैसा रहेगा वो हम अच्छे खाने पे स्पेंड करेंगे, तो मोर और लेस सेम ही रहेगा। बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ा नहीं, मिथ है वैसे कि मैंने देखने को तो ये मिलता है कि नॉन वीगन जो होता है वो ज़्यादा महँगा होता है। प्राइस इसकी थाली देखो तो वो ज़्यादा दुगना महँगी होती है नॉन वीगन की, वीगन सस्ता ही होता है। तो ये एक भ्रम फैलाया जाता है, जो एंटी वीगन होते हैं तो भ्रम फैलाते हैं कि वीगन बहुत महँगा होता है, हर कोई नहीं अफ़ोर्ड कर सकता है। हम्म, देखा जाए तो वीगन सस्ता है, और वीगन कोई अलग से डाइट थोड़ी ना, रोज़ घर में जो खाते हैं दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी, वो वीगन ही है। तो हम्म, ये लोगों को समझना चाहिए कि वीगन यही कोई बिल्कुल। अलग से कोई बहुत नई चीज़ थोड़ी ना है। हम्म। और नए लोगों के लिए वीगन बनने की शुरुआत कैसे होनी चाहिए? कैसे स्टार्ट करें वो वीगन? मैं तो कहूँगा कि पहले आप खुद से पूछे कि आप वीगन क्यों बनना चाहते हैं। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि वीगन बनने के ये फायदे हैं, तो भी आप सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि मेरा इसमें क्या रोल रहेगा, मैं क्या मानता हूँ जानवरों को लेके, क्या मानता हूँ इन्वायरमेंट को लेके और अपने हेल्थ को लेके क्या मानता हूँ। क्योंकि जब तक आप हेल्दी नहीं रह पाएंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा एग्जाम्पल नहीं सेट कर पाएंगे कि हाँ ऐसे वीगन भी होते हैं जो कि हेल्दी होते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप वेगनिज्म के बारे में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उसकी फिलॉसफी पढ़िए, वो उसके क्या मोटिव्स हैं, वो क्या अचीव करना चाहता है।
और वीगन डाइट में क्या क्या इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक्टिविज्म कैसे करते हैं ना। और भी कई सारी जो चीजें हैं आप वीगनिज्म से रिलेटेड वो पढ़ सकते हैं। कई सारी ऐसी बुक्स आ गई हैं, कई सारे ऐसे ऑथर्स हैं मार्केट में। अगर आप अमेजोन पे सर्च जी। करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, तो आपको बहुत ही ज्यादा मटेरियल मिल जाएगा जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको, जैसे अगर मैंने आपको बताया कि वेगनिज्म का ये फायदा होता है, आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ओवरनाइट वीगन बनना है, ठीक है, अच्छी बात है। बट आपको अपना टाइम देना चाहिए उसके बारे में अच्छे से पढ़ने के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप वीगन तो बन जा रहे हैं बट फिर आपको कई सारे न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी हो गई है, आपने कुछ खाना ही बंद कर दिया हो। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक ट्रांजिशन पीरियड होना चाहिए जहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएँ और अपने आप को उसी लेवल पे ले पाएँ जहाँ पे आप नॉन वीगन जब थे, उतना ही हेल्दी अपने आप को रख पाएँ। और क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में वीगनिज्म मतलब मुख्य धारा में आ सकता है, लोग इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे, ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, अब जैसा हम लोग देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस हो गया और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, कई सारे जो साइंटिस्ट के जो ऑर्गेनाइजेशन है, डॉक्टर्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया भर में, वो भी कह रहे हैं कि जो प्लांट बेस्ड डाइट है, जो वीगन डाइट है, वो प्लेनेट के लिए फ्रेंडली है, प्लेनेट के लिए सस्टेनेबल है एज कम्पेयर टू नॉन वीगन लाइफ स्टाइल। तो अब आने वाले समय में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज आएंगी जिसको प्रिसीजन फर्मेंटेशन कहते हैं, जहाँ पे हम हवा से कह सकते हैं कि मेटाफोरिकली वैसे कि हम हवा से प्रोटीन पाउडर बना सकते हैं। एक्चुअली में हवा से नहीं होता है, उसमें ईस्ट का यूज होता है, बैक्टीरिया का यूज होता है, बट हम उससे मीट बना सकते हैं उससे ही। इस वॉइस कट गया, नेटवर्क सही चले गए। और लास्ट में आप पूरी दुनिया को मैसेज क्या देना चाहेंगे? तो आपसे एक मैसेज पूछा जाए कि पूरी दुनिया को क्या कहना चाहेंगे, आप क्या मैसेज देंगे? मेरा ही क्या मैसेज है सबको कि वीगन होना आप, चाहिए? मुझे लगता है कि जिसके लिए भी पॉसिबल उसको वीगन होना चाहिए। मैं सबकी लाइफ सर्कमस्टांसेस तो नहीं जानता हूँ, वो अपने लाइफ में ऐसे हैं कि नहीं है बहुत, क्योंकि हमें मालूम है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि दिन का एक टाइम का खाना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बट जो भी कर पा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग एम्पैथी अपने अंदर जगाएं और जानवरों के प्रति अपने अंदर करुणा जगाएं, अपने अपने अंदर कंपैशन जगाएं, है ना, और उनको अपने जैसा ही समझें। आप उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह मत देखिए, आप उनको एक मटेरियल की तरह ना देखिए, आप उनको एक वस्तु की तरह ना देखिए जिनको सिर्फ भोगना है, जिनको सिर्फ खाना है, उनको मारना है। आप उनको एक ऐसे प्राणी की तरह देखिए जिसको जो जिंदा रहना चाहता है, जो सुखी रहना चाहता है, जो आज़ादी से जीना चाहता है। तो अगर आप अपने अंदर एम्पैथी लाते हैं, अगर आप अपने अंदर काइंडनेस लाते हैं, तो आप सिर्फ जानवरों का नहीं, अपने बारे में भी अच्छा करते हैं, क्योंकि इससे आपकी जो हेल्थ रहेगी वो भी अच्छी रहेगी, प्लैनेट्स के लिए भी सस्टेनेबल होगा, और ह्यूमन की जो वैल्यू है, ह्यूमन का जो गुडनेस है ओवरऑल वो भी बढ़ेगा। मेरा ही मैसेज तो इसमें। बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया। तो आज की इस बातचीत से यही सीख मिलती है कि करुणा, संवेदनशीलता और नैतिकता किसी धर्म की नहीं बल्कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज है। उम्मीद है ये चर्चा कई पूर्वाग्रहों को तोड़ने और लोगों को सोचने के लिए प्रेरित करेगी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये चर्चा कैसी लगी और आप वीगनिज्म के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको ये बातचीत जरूरी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।